एक ओर यक्ष अपनी पत्नी को संदेश भेजने के लिए मेघ को मनाने में लगा हुआ था और दूसरी ओर उसकी पत्नी विरह में व्याकुल हो रही थी। सौभाग्य से उसकी सखियां उसके इस दुख को बांटने के लिए हमेशा उपलब्ध होती थी, अन्यथा एकांत में यक्ष की पत्नी अपने प्राणों का त्याग कर सकती थी। यक्ष की प्रतीक्षा में अब कई माह गुजरते हुए उसकी पत्नी की काया क्षीण होने लगी थी। उसके होठों का रंग फीका पड़ गया था। उसने बाल संवारना बंद कर दिए थे। लगातार रोने के कारण उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए रहते थे। यक्ष की पत्नी ने अपने आभूषण त्याग दिए थे और उसके चेहरे पर आंसुओं की धार के निशान बन गए थे। एक दिन जब मैले वस्त्र पहनकर यक्ष की पत्नी वीणा बजा रही थी, तभी उसकी एक सखी उसके घर आई। यक्ष की पत्नी आंसुओं में डूबी हुई वीणा वादन कर रही थी। वो यक्ष की याद में इतनी खोई हुई थी कि उसकी वीणा से सुर भी बिगड़ रहे थे। आंखों को बंद किए यक्ष की पत्नी शोक व्यक्त कर रही थी। उसकी सखी ने आकर उसे रोका और उसे अपने पास बिठाया। तब दुख से व्याकुल हो यक्ष की पत्नी अपनी सखी का हाथ पकड़कर बोली, सखी अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। तेरी सखी अब प्राण तज दूं, बिन दरस पल भर जो तेरी सखी अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। तेरी सखी अब प्राण तज दूं, बिन दरस पल भर जो ऐ सखी अपने हृदय का अंश बटना जानती हो। ऐ सखी अपने हृदय का अंश बटना जानती हो। या तो आलिंद पास होंगे या निलय से काम होगा। ऐ सखी उनके बगल से 4 पग भी साथ चल दूं, उन पगों की श्रृंखला में मेरा चारों धाम होगा। उन पगों की श्रृंखला में मेरा चारों धाम होगा। एरी सखी अब बाजुओं में ही शयन संभव बनेगा। एक घड़ी अब जागती तो लागे 100 कल्प जागे। एरी सखी अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। एरी सखी अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। सुनो प्रिय, ओ अरी सुनो तुम, मधुरे सरले प्राण प्यारे। ये जो सारे नाद हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं। दृग की धारे मृत्यु पथ की ओर वाहित हो रही है। दृग के मोती भी प्रतिदिन क्षार होते जा रहे हैं। एरी सखी मेरे भाग वापस आएंगे कब ये बताओ। एरी सखी अब और कितने पल जीऊंगी मैं अभागे।
एरी सखी, अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। एरी सखी, अब इस शशि की और घट बढ़ना सहूंगी। एरी सखी, अब प्राण तज दूं, बिन दरस पल भर जो काटे। एरी सखी, एरी सखी। इस तरह अपना दुख व्यक्त करते हुए यक्ष की पत्नी मूर्छित हो गई। उसकी सखी की भी आंखें उसकी ये दशा देखकर नम हो गईं और वो यक्ष की पत्नी को बिस्तर पर सुलाकर वहां से चली गई। अगली सुबह जब यक्ष की पत्नी की मूर्छा टूटी तो वो उठकर बाहर की ओर गई। उसे लगा जैसे उसके पति आने वाले हों, लेकिन तभी उसे ज्ञात हुआ कि अभी यक्ष के लौटने में समय शेष है। एकांत में होने पर यक्ष की पत्नी अपने कमरे में पिंजरे में बंद एक मैना से बात करती रहती थी। हर समय सखियों की उपलब्धता न होने के कारण यह मैना ही उसकी साथी बनी हुई थी। यक्ष की पत्नी ने कुछ फूल एकत्र करके रख लिए थे, जिनको प्रतिदिन गिनकर वो यक्ष का शाप समाप्त होने के दिन गिना करती थी। समय समय पर यक्ष की पत्नी यक्ष का चित्र बनाकर उसकी यादों को सहज लेती थी। उसे अपने प्रियतम की चिंता सताने लगी थी। उसे यक्ष पर एक बार किसी और स्त्री के साथ होने का संदेह भी हुआ था। अब यक्ष से दूर होने पर यह संदेह भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि इतने माह बीत जाने के बाद भी यक्ष का कोई संदेश उसे नहीं मिला था। दिन रात विलाप करती हुई यक्ष की पत्नी अब दुर्बल हो चुकी थी, किंतु अपने पति के प्रति उसका प्रेम अभी भी जीवित था। क्या यक्ष अपनी पत्नी तक संदेश पहुंचा पाएगा? क्या उसकी पत्नी के मन से दूसरी स्त्री का संदेह दूर होगा? क्या यक्ष मेघ को अपने घर का ठीक रास्ता समझा पाएगा? ये जानने के लिए मेघदूत की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए।